नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करेंगे व उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए जानते हैं। गुलाम वंश का ये सिलसिला कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और बलबन पर आकर खत्म होता है। 1206 में गौरी की हत्या के बाद ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बन गया, जो गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया के बाद याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया को तख्त से हटाने के बाद उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम को बादशाह घोषित किया। बहराम शाह द्वारा वजीर निजामुल मुल्क के नेतृत्व में मंगोलों के विरुद्ध भेजी गई सेना का रुख दिल्ली की ओर कर दिया। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया तथा मई 1242 ईस्वी को उसकी हत्या करके बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को कारागार में डाल दिया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में गियासुद्दीन बलबन गुलाम राजवंश में दूसरा कमांडर और सबसे शक्तिशाली मंत्री था। महमूद के बाद बलबन को सत्ता के लिए चुना गया और उसने 1266 से 1287 तक 20 वर्षों तक शासन किया। वह एक तुर्की सरदार का बेटा था। गियास उद्दीन बलबन का प्रारंभिक जीवन। गियास उद्दीन बलबन सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक मध्य एशियाई तुर्क कुलीन परिवार में पैदा हुआ था और बचपन में ही उसे गुलाम बना लिया गया था। बाद में ख्वाजा जमाल उद्दीन बसरी ने उसे मंगोलों से खरीद लिया। दिल्ली लाए जाने पर ख्वाजा ने उसे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बेच दिया। प्रारंभ में उन्हें जल वाहक का काम दिया गया और बाद में खासदार या राजा के निजी परिचारक के रूप में। इसके अलावा वह 40 तुर्कमूल रईसों या चालीसा में सबसे उल्लेखनीय होने में कामयाब रहे। उन्हें सैन्य और राजनीतिक जिम्मेदारियों से पुरस्कृत किया गया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान वह अमीर शिकार या शिकार स्वामी बन गया। उसने अपने शासनकाल में तेजी से प्रगति की, जो उसके निष्कासन के बाद हुआ। अंततः बहराम शाह के शासनकाल में हांसी के जागीर स्वामी के पद तक पहुंच गया। बलबन 1246 से 1265 तक अलाउद्दीन मसूद का वजीर था। मसूद शाह के तख्तापलट के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी जगह सुल्तान बनाया। महमूद ने बलबन की बेटी से विवाह किया। इसके अतिरिक्त बलबन ने अपने छोटे भाई किशलू खान को लॉर्ड चैम्बरलेन अमीर हाजिब नियुक्त किया, जबकि उसका चचेरा भाई शेर खान लाहौर और भटिंडा का जागीरदार है। सिंहासन पर आरोहण। बलबन को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वारा उलुग खान की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। उन्हें नायब-ए-मलिकत या डिप्टी सुल्तान के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि नासिरुद्दीन अप्रभावी और अयोग्य था और राज्य मामलों की निगरानी के लिए उस पर अधिक भरोसा कर रहा था। इसलिए वास्तविक शक्ति धीरे धीरे बलबन के दरबार में चली गई। उनका प्रभाव समय के साथ फैलता गया और कई आंतरिक विद्रोहों को दबा दिया। उसने बाहरी आक्रमणों, विशेषकर मंगोलों के आक्रमणों पर अंकुश लगाया। सुल्तान नासिरुद्दीन उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी के अभाव में उसने बलबन को अपना उत्तराधिकारी चुना। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु की खबर आई। इससे बलबन को सिंहासन का उत्तराधिकार मिला। गियास उद्दीन बलबन का शासनकाल। अब जब आपको यह अंदाजा हो गया है कि यह कौन था और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो आइए हम उसके शासनकाल के बारे में गहराई से जानें और जानें। गयासुद्दीन बलबन की उपलब्धियां। सेना का पुनर्गठन। बलबन की सेना में प्रमुख रूप से तुर्की मूल के लोग शामिल थे। सेना असंगठित थी और जनशक्ति की कमी थी और मंगोल आक्रमण का खतरा क्षितिज पर था। इसे ध्यान में रखते हुए गियास उद्दीन बलबन ने सेना और सैन्य लाइनों को फिर से संगठित करने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश की रक्षा करेगी। उन्होंने युद्ध मंत्री इमादुल मिल्क को सेना का दीवान-ए-आरिज़ युद्ध मंत्री नियुक्त किया। बलबन अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के प्रति बहुत सजग था और वह उनके प्रशिक्षण की निगरानी करता था। वजीर ने सेना के वित्त के प्रभारी मंत्री का नियंत्रण छोड़ दिया। साथ ही सुल्तान को उस पर पूरा भरोसा था। सेना की दक्षता और सैन्य प्रशिक्षण में तेजी से सुधार हो रहा था।
इसलिए बलबन ने एक बड़ी और शक्तिशाली सेना के सहयोग से आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का दमन किया। मेवातियों की सफाई। शाम की नमाज के बाद दिल्ली के बाहरी इलाके पर मेवातियों के भयानक नियंत्रण के कारण शहर के पश्चिमी द्वारों को बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई। किंवदंती के अनुसार बलबन ने धर्मत्यागी मेवातियों को मार डाला और पेड़ों को साफ करने का आदेश दिया। लोगों की निर्मम हत्या और जंगलों को साफ करने के बाद मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने दोआब क्षेत्र में डाकुओं से सख्ती से निपटा। बंगाल से युद्ध। बंगाली राजाओं ने दिल्ली प्रशासन को बहुत परेशान किया। स्थानीय अधिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह तब हुआ जब दिल्ली अराजकता की स्थिति में थी। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने दिल्ली के वृद्ध सुल्तान की उपेक्षा की और उन्होंने 1279 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। क्रोधित सुल्तान ने एक बड़ी सेना भेजी लेकिन तुगरिल खान ने उन्हें नष्ट कर दिया। बलबन ने दूसरी सेना भेजी लेकिन उसे भी वैसी ही प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद बलबन ने बंगाल में एक बड़ी सेना भेजी। तुगरिल खान को बलबन के बंगाल में मार्च के बारे में पता चला और उसने तुरंत शहर छोड़ दिया और जंगलों में सुरक्षा की तलाश की। उसे पकड़ लिया गया, यातनाएं दी गईं और मार डाला गया। बड़े पैमाने पर नरसंहार के आदेश के बाद तुगरिल खान के सभी अनुयायियों को उसके स्थान पर मार डाला गया। विद्रोह शांत होने के बाद सुल्तान दिल्ली वापस चला गया। बाद में बंगाल का कामकाज बलबन के दूसरे बेटे बुगारा खान को दे दिया गया। मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमणों के दौरान दिल्ली के पहले सुल्तान गियास उद्दीन बलबन ने आक्रमणों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। वह मंगोलों की योजनाओं के प्रति सतर्क था और उसने राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ी। बलबन ने पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया क्योंकि लाहौर तब पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों की पकड़ में था और सिंध और मुल्तान पर आक्रमण का लगातार खतरा मंडरा रहा था। सभी प्रयासों के अलावा मंगोलों ने बिना किसी चिंता के लूटपाट करना जारी रखा। सुल्तान बलबन ने रक्षकों के साथ किलों की एक श्रृंखला बनाकर सीमाओं की रक्षा की। बलबन द्वारा नियुक्त अमीरों द्वारा सीमाओं की रक्षा की गई लेकिन वे मंगोलों को रोकने में असमर्थ साबित हुए। बाद में बलबन ने क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक पक्ष को अपने प्रत्येक पुत्र राजकुमार मुहम्मद खान और बुगारा खान को आवंटित कर दिया। लगातार प्रयासों के बाद बलबन ने यह युद्ध जीत लिया लेकिन दुर्भाग्य से इस युद्ध के दौरान उसने अपने बेटे राजकुमार मुहम्मद खान को खो दिया। मंगोल पराजित हो गए क्योंकि बलबन के घुड़सवार घोड़े भारतीय जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूल थे। सैन्य शासन ने भी ताकत बढ़ा दी। गियास उद्दीन बलबन की मृत्यु। अपने पसंदीदा बेटे राजकुमार मुहम्मद को खोने के दुख ने बलबन के स्वास्थ्य को खराब कर दिया। अपने गिरते स्वास्थ्य से अवगत होने के बाद बलबन ने काई खुसरव को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। काई खुसरव राजकुमार मुहम्मद के सबसे बड़े पुत्र थे। गियास उद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 में हुई। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता कैकाबाद गद्दी पर बैठा। बुगरा खान के बेटे मुइजुद्दीन कैकाबाद को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। बलबन का मकबरा भारत में पहली बार एक सच्चे मेहराब के साथ साथ एक गुंबद के साथ बनाया गया था। उनकी कब्र के पूर्व की ओर एक आयताकार क्षेत्र में खान शाहिद की कब्र है। यह कब्र दिल्ली शहर के महरौली पुरातत्व पार्क में है। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। उनकी वीरता की कहानियां दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अपने एक छंद में बलबन के शासन और राज्य कौशल की महानता का वर्णन किया है। वह दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।